हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग एग्जाम का फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और सभी सेक्शन हरियाणा जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, नेशनल जीके सारे के सारे पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट एचएसएससी स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, सो बिल्कुल भी मिस मत करना इस वीडियो को। स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है और लास्ट के जो 30 क्वेश्चन हैं वो आप स्किप कर सकते हो, वो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिनका सब्जेक्ट हिंदी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड की परिपक्वता की अवधि कितनी है? सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई थी। यह स्कीम गोल्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और इसका मैच्योरिटी पीरियड यानी कि इसकी परिपक्वता की अवधि है वो है 8 वर्ष। इस स्कीम का उद्देश्य सोने की फिजिकल मांग को कम करना है ताकि भारत के द्वारा सोने के किए जाने वाले आयात को कम किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की कहानी और ये लिखा था अबुल फजल ने, जो कि अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक था। अकबरनामा और आईने अकबरी ये दोनों ही अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं। एक है मूल्यवर्धित विधि यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है आय विधि यानी कि इनकम मेथड और तीसरी है व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन सी राष्ट्रीय आय मापन की विधि नहीं है? तो जो इन्वेस्टमेंट मेथड यानी कि निवेश विधि है वो राष्ट्रीय आय मापन की विधि नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो सन 1977 की बात है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का 32वां सत्र था और उस समय मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार है वो सत्ता में थी और वाजपेयी विदेश मंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका पहला संबोधन था। उन्होंने अपनी बात हिंदी में करने का फैसला लिया। पहली बार तब संयुक्त राष्ट्र में हिंदी गूंजी थी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाधारी शासन संभव है? स्वेच्छाधारी शासन का मतलब होता है डेपोटिज्म, निरंकुशता या फिर जिसे तानाशाही भी बोल सकते हैं। सोचो फिर तानाशाही कब पॉसिबल है? वन पार्टी। अगर पूरे देश में सिर्फ एक ही पार्टी का राज चले, बाकी की सारी पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएं हमेशा के लिए, तो लोकतंत्र है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वो पार्टी अपनी मनमानी करेगी, तानाशाही करेगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो वहां पे क्या होगा? उस स्थिति में स्वेच्छाधारी शासन होगा यानी कि वो अपनी मन मर्जी के काम करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक दलीय राज्य यानी कि वन पार्टी स्टेट। लेकिन भारत में स्वेच्छाधारी शासन यानी कि डेपोटिज्म नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे वन पार्टी स्टेट नहीं, यहाँ पे मल्टी पार्टी स्टेट है, लोकतांत्रिक देश है। भारत है वो डेपोटिज्म की बजाय डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगला क्वेश्चन है वो रीजनिंग में एनालॉजी से है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। XGME का जो रिलेशन FNHY से है वो BAC के यानी कि बैक का वही रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, अगर हम लास्ट से शुरू करें तो जिस तरीके से E के बाद आता है F, M के बाद आता है N, G के बाद आता है H और X के बाद आता है Y, उसी तरीके से K के बाद आएगा L, C के बाद आएगा D, A के बाद आएगा B और B के बाद आएगा C। तो 6th क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? A। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो 7th क्वेश्चन है वो भी रीजनिंग से ही रिलेटेड है। इसमें क्या है, कुछ वर्ड्स गिवन है और उन वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने का तरीका क्या होता है? जितने भी वर्ड्स गिवन है उनमें सबसे पहले पहला लेटर चेकआउट करो और देखो कि उन शब्दों में से किस शब्द का जो पहला लेटर है वो अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में पहले आता है। अगर पहला लेटर सेम होगा तो हम सेकंड लेटर को चेक करेंगे, अगर सेकंड लेटर भी सेम है तो थर्ड लेटर को, इस तरीके से सभी लेटर्स को हम चेकआउट करेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ देखो, इसमें 5 वर्ड गिवन है। अगर हम पांचों शब्दों में पहला लेटर देखें तो सब में P है, क्योंकि पांचों वर्ड्स में जो पहला लेटर है वो सब में सेम है P। तो इसके बेस पे डिसाइड नहीं किया जा सकता है डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब देखो
पांचों वर्ड्स में जो सेकंड लेटर है वो भी सेम है, सब में ए है, तो इसके बेस पे भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली हम अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, थर्ड पे मूव करेंगे। अगर हम थर्ड लेटर को देखें पांचों शब्दों में तो वो सब में अलग अलग है। थर्ड लेटर कौन कौन से हैं पांचों शब्दों में, आई है, आर है, सी है, डी है और जी है। अगर इन पांचों लेटर्स को हम देखें तो सबसे पहले आता है सी, उसके बाद आता है डी, उसके बाद आता है जी और उसके बाद आता है आई और सबसे लास्ट में आता है आर। तो इस क्वेश्चन में शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले आएगा तीसरा शब्द, उसके बाद चौथा, फिर पांचवा, फिर पहला और सबसे लास्ट में आएगा दूसरा शब्द। अगला क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यानी कि ऑप्शन में 4 नंबर दिए गए हैं और हमें इन चारों में से वो नंबर सेलेक्ट करना है जो बाकी तीनों से अलग हो। तो देखो 81 है वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है और 16 है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है और 625 है वो 25 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम बात करें 8 की तो 8 है, ये नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो तीनों नंबर है वो किसी न किसी के परफेक्ट स्क्वायर है, 8 है वो नहीं है, तो इनमें से सबसे अलग नंबर कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो बीते कल से पहले दिन क्या था, शुक्रवार था, तो आज के दिन क्या होगा, रविवार होगा। आज अगर रविवार है तो आने वाले दिन यानी कि कल क्या होगा, सोमवार होगा। और आने वाले दिन से अगले दिन यानी कि परसों क्या होगा, अगर कल सोमवार है तो परसों मंगलवार होगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कि अगर परसों है वो मंगलवार है तो उसके 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा, थर्सडे। मंगलवार के 2 दिन बाद क्या आता है, गुरुवार आता है। सो 9th क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुरुवार। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अव्यवस्थित शब्दों के अक्षरों को सार्थक शब्दों में व्यवस्थित करने पर कौन सा एक शब्द रंग नहीं है। मतलब क्या है कि नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें जो शब्द हैं वो अर्थहीन है, उनका कोई मतलब नहीं निकलता। तो इन सभी शब्दों को हमें सही तरीके से व्यवस्थित करना है और एक सार्थक शब्द बनाना है और हमें ऐसा शब्द बताना है जो रंग नहीं है। देखो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में जो शब्द गिवन है उसको सही तरीके से अरेंज करते हैं तो जो सार्थक शब्द बनता है वो है वायलेट, जो कि एक रंग का नाम है। अगर हम सेकंड ऑप्शन को सही तरीके से अरेंज करें तो सार्थक शब्द बनता है ऑरेंज, जो कि एक कलर नेम है। थर्ड ऑप्शन है, अगर हम इसको अरेंज करें तो सार्थक शब्द बनता है पर्पल, ये भी एक कलर नेम है। तो इन तीनों ऑप्शन से जो सार्थक शब्द बनते हैं वो कलर नेम है। हम फोर्थ ऑप्शन पे मूव करते हैं। फोर्थ ऑप्शन को अगर हम सही तरीके से रीअरेंज करें तो सार्थक शब्द बनता है फ्लावर, और फ्लावर है वो किसी कलर का नाम नहीं है, हम फूल को इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, फ्लावर। अगला क्वेश्चन है 2261, 2527 तथा 1653, इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिससे कि ये तीनों पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा। हमारे पास ऑप्शन है 19, 29 और 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में जो सबसे बड़ा नंबर है ना पहले उससे ऊपर दिए गए नंबर्स को हम डिवाइड करके देखेंगे कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 29। 29 से अगर हम 2261 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 28, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 29 तो हो ही नहीं सकता HCF। जो दूसरा बड़ा नंबर है 19, अब उससे डिवाइड करके देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 19 से ये तीनों नंबर हैं 2261, 2527 और 1653, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 19 है वो इन तीनों नंबर्स का HCF है। अगला क्वेश्चन है, राम श्याम से 2 गुना बड़ा है, यदि 10 वर्ष पूर्व राम श्याम से 4 गुना बड़ा रहा हो तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। हमने श्याम की वर्तमान आयु मान ली x वर्ष, तो राम की कितनी हो जाएगी, क्योंकि राम है वो श्याम से 2 गुना बड़ा है तो राम की हो जाएगी 2x। अगर हम 10 वर्ष पहले इनकी आयु देखें तो श्याम की आयु होगी x माइनस में 10 और राम की आयु हो जाएगी 2x माइनस में 10। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 10 साल पहले राम है वो श्याम से 4 गुना बड़ा, यानी कि अगर हम श्याम की आयु को 4 से गुणा कर दें
तो दोनों की आयु है वो बराबर हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 4 इंटू में करेंगे x माइनस में 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस में 10। उसके बाद जब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 10 से तो आएगा 4x माइनस में 40 इक्वल टू 2x माइनस में 10 है। 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो आएगा 4x माइनस में 2x, और हम 40 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो पहले 40 माइनस में था, फिर आ जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 4x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस में 10 प्लस में 40। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे 4x में से 2x माइनस करेंगे तो आएगा 2x, और जब हम 40 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30। तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15। इसका मतलब ये है कि श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, 15। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी 3, 7, 11, 15 के 40वें पद तक का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो 40वें पद तक सीरीज का जो सम है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमारे पास 3 वैल्यू होनी चाहिए, n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू। a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो हमारी इस सीरीज में पहली टर्म कौन सी है, 3 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे d क्या है, d का मतलब डिफरेंस, सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, तो सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो 4 है। 7 में से 3 गए तो 4, 11 में से 7 गए तो भी 4 आते हैं, और 15 में से 11 गए तो 4, यानी कि सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। n क्या है यहाँ पे, nth टर्म, यानी कि कौन से पद तक हमें सम ज्ञात कर रहे हैं, तो 40वें पद तक तो n की वैल्यू आ जाएगी 40। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं हम, 40 बटे में 2 ब्रैकेट 2 इंटू में 3 प्लस में 40 माइनस 1 इंटू में d। 40 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और 40 में से 1 माइनस करेंगे 39 आएगा, और 39 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे 156 में 6 प्लस करेंगे तो आएगा 162, और उसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 3240, इनकी डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पिता पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की आयु मान लेते हैं x वर्ष और पिता की आयु मान लेते हैं y वर्ष, तो x प्लस में y कितना हो जाएगा, 56। x प्लस वाई इक्वल टू 56, इसको हम अपनी पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखो अगर पुत्र की आयु आज x वर्ष है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, और फादर की आयु फिलहाल y वर्ष है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस में 4। अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी, तो अगर दोनों की एज हमें इक्वल करनी हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 इंटू में x प्लस 4 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, y प्लस 4। को आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू में x हो गया 3x, और 3 इंटू में 4 हो गया 12। उसके बाद y को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और 12 को राइट हैंड साइड, तो बच गया हमारे पास 3x माइनस में y इक्वल टू में 4 माइनस में 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन निकल के आएगी 3x माइनस में y इक्वल टू में -8। अब दोनों इक्वेशन के हिसाब से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू में 56, 3x माइनस में y इक्वल टू में -8, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया, बचा 4x इक्वल टू में 48, एंड x इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 4। जब हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है, वह यात्रा का आधा भाग ट्रेन से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा शेष सड़क से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। इसका सही आंसर है बी, 800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसका सांद्रण कम हो जाता है, तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सांद्रण है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच, झींगों और केकड़ों के होते हैं मध्य नेत्र। सीमेंट की खोज किसने की थी, जोसेफ एसपदिन ने। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम परिष्करण प्रक्रिया का अवशिष्ट पदार्थ है एस्फोल्ट। अगला क्वेश्चन है, आग को ज्यादा शीघ्रता से बुझाया जा सकता है किससे, बर्फ से,
या सामान्य तापमान वाले जल से, या क्वथनांक वाले जल से, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस जल से। आग है उसको ज्यादा जल्दी बुझाया जा सकता है क्वथनांक वाले जल से। इंग्लिश वाले सेक्शन से पहला क्वेश्चन है, द ब्लड बाथ दैट ब्लैंक द असैसिनेशन इज नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे ब्लैंक में फिल होगा इंश्योर्ड, फर्स्ट ऑप्शन। इंश्योर्ड का मतलब होता है लागू करना, और असैसिनेशन का अर्थ है हत्या। इस पूरी लाइन का मीनिंग है कि हत्या के बाद का खून खराबा है वो अब हमारे इतिहास का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन में जो अंडरलाइंड वर्ड है टेन्यूअस, हमें इसका सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिनोनियम्स बताना है। टेन्यूअस का मतलब होता है तुच्छ, थोड़ा या छोटा, तो इसका जो सिनोनियम्स होगा वो होगा स्लाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है 23, जिसमें हमें अंडरलाइन वर्ड एस्पाउस, इसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है यानी कि एंटोनियम बताना है। तो एस्पॉज का एंटोनियम होता है रिजेक्ट या फिर अपोज, और इसका जो सिनोनियम्स है यानी कि सिमिलर वर्ड्स है वो होता है अडॉप्ट या फिर एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। यानी कि आपके पास एक मुहावरा दिया गया है और उसका मीनिंग बताना है। मुहावरा है रीड बिटवीन द लाइन, यानी कि छुपे हुए मैसेज, हिडन जो मैसेज है, रियल मैसेज है, उसको समझना। तो इसका जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो होगा टू हिट एट द रियल मीनिंग। अगले क्वेश्चन में हमें सजेशन की सही स्पेलिंग बतानी है। तो सजेशन की सही स्पेलिंग होती है SUGGESTION, बी ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन हिंदी भाषा से है, क्रियान्वित शब्द में समास कौन सा है ये बताना है आपको। क्रियान्वित शब्द का समास विग्रह होगा क्रिया के द्वारा अन्वित, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है और दूसरा कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है। तो जहां पे कारक का प्रयोग किया गया हो और दूसरा पद प्रधान हुआ, कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, देख समस्त विश्व सतु से मुख में, यशोदा विष में सिंधु में डूबी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहा कि बाल रूप श्री कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखकर यशोदा मैया है वो आश्चर्यचकित हो गई। तो जिन पंक्तियों में आश्चर्य का, विस्मय का भाव हो, वहां पे कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो चक्षु है वो उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुभूति है उसमें अनुपसर्ग है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, और अवगुण में अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, विद्योन्नति शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? विद्योन्नति शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस में उन्नति। जहां पे आ प्लस में उ मिलके ओ बन जाए वहां पे कौन सी संधि होती है? गुण संधि। विद्या प्लस में उन्नति इज इक्वल टू विद्योन्नति। अगला क्वेश्चन है, कच्ची गोटी खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ है अनुभव रहित होना। अगला क्वेश्चन हरियाणा जीके से है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? तो अंबाला, हिसार, रोहतक ये सभी हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है। अगला क्वेश्चन है, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से राज्यपाल थे? कप्तान सिंह सोलंकी है वो हरियाणा के 16वें राज्यपाल थे, और अभी फिलहाल है सत्यदेव नारायण आर्य 17वें राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया है? 3 बार से अधिक। अगला क्वेश्चन है, जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो 2 नवंबर 1967 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को केलंगा गांव में। इनका संबंध हरियाणा के भिवानी जिले से है। अगला क्वेश्चन है, भिवानी हरियाणा से संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? पंडित नेकीराम शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म है वो हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ, और इनकी मृत्यु है वो 6 अगस्त 2019 को हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया? तो सन 2000 में विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगले क्वेश्चन में गलत युग्म चुनना है।
तो काबुली बाग है वो पानीपत में है, नवग्रह कुंड कैथल में है, जल महल है वो नारनौल में है। ये तीनों सही युग्म है। फोर्थ ऑप्शन गलत है, ज्योति सरोवर अंबाला में नहीं है बल्कि कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1970 में। और यह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हिसार में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किसके समीप स्थित काला अमृत स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पानीपत। पानीपत में इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं। यहाँ पे एक आम का पेड़ था जिसकी टहनियों को काटने पर खून की धार बहती थी। अब यह पेड़ है वो सूख चुका है। इस जगह को अब काला आम्र नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला था? RS बिस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? दृश्यवती। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? जाट विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था उसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। अगला क्वेश्चन है, लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 क्षेत्रीय जोनल परिषदों की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडी मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न सभी हरियाणा के लोक नृत्य है सिवाय किसके? धमान के। धमाल, गुग्गा और लूर ये सब हरियाणा के लोक नृत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने 20 जुलाई 2015 को 3,412 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली 3 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो अंबाला जिले में। 51वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पश्चिम में हिंदी की बोली नहीं है? मगही। अगला क्वेश्चन है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? सन 1900 में। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारणकाल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। उससे अगला क्वेश्चन है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? राम सिंह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? तो कबीर, पीपा, धन्ना ये सब रामानंद के शिष्य हैं। परमानंद दास है वो रामानंद का शिष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? पद्मावत में। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? शुद्धाद्वैतवाद का। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? रस खान ने। उससे अगला क्वेश्चन है, भरत मिलाप के रचनाकार कौन है? ईश्वर दास। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो रीति मुक्त कवि है आलम, बोधा, ठाकुर। प्रताप सिंह है वो रीति मुक्त कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना जसवंत सिंह की है? भाषा भूषण। अगला क्वेश्चन है, केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया? रामचंद्रिका को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का अनुदित नाटक है? दुर्लभ बंधु। अगला क्वेश्चन है, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? रानी केतकी की कहानी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया? सदा सुखलाल नियाज को। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ के डेस्टिन्ड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया था? श्रीधर पाठक ने। अगला क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? सन 1936 में। अगला क्वेश्चन है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सन 1951 में। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? मनोरंजन एवं सुधार। मृणाल किस उपन्यास की नायिका है? त्यागपत्र की। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं? सचेतन कहानी का। अगला क्वेश्चन है, इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं?
मनोविश्लेषणवादी वर्ग के। ये थे हिंदी के 80 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।